हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम लोग अभी सीरीज चला रहे हैं, एक प्लेलिस्ट स्पेशल प्लेलिस्ट चला रहे हैं जिसके अंदर हम लोग कॉम्पिटिटिव के व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और पूरा सिलेबस को हम लोग कवर करवा रहे हैं सिस्टमिक के तरीके से। इसमें हम ये एक चीज़ कर रहे हैं कि आपको, जैसे कि ये पूरा सिलेबस है, ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें सिलेबस है, हेमेटोलॉजी का सिलेबस है ये, ठीक है। तो इसके अंदर जितना भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट से हमने क्या किया है, पाँच पाँच एमसीक्यू उठाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी से हमने इंट्रोडक्शन से हेमेटोलॉजी से जितना भी 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं, ठीक है, जैसे फादर ऑफ हेमेटोलॉजी वगैरह वगैरह, मैंने पूरा वीडियो में पूरा चर्चा किया है, ठीक है। देखिए, उसके बाद सेकेंड पॉइंट को मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए मेरा हेमेटोलॉजी का। उसमें बायोमेडिकल वेस्ट से, ठीक है, सेग्रीगेशन से, कलेक्शन से, ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है, जितना आपको अलग अलग हेडलाइन दिख रहा है ना, हर एक से 5-5 एमसीक्यू मैंने उठाए हैं। और सारे एमसीक्यू के जो ऑप्शन हैं उसको भी मैंने क्या किए हैं, स्पेशल उसको डिस्क्राइब किए हैं, ताकि आपको कुछ भी ना छूटे। आप एक सिस्टमिक तरीके से चलें तो आपको क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर अभी जो हम चला रहे हैं, ठीक है, वो चला रहे हैं पॉइंट नंबर 2 से। ये जो है ना, पॉइंट नंबर 2, ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन, इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। फंक्शन, सेलुलर कंपोनेंट, देयर फंक्शंस, प्लाज्मा एंड इट्स कंपोनेंट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ये सब चीज़ से जितना क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने ये वीडियो में चर्चा किया है। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम लोग एंटीकोगुलेंट की बात करेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, टाइप एंड यूजेज की बात करेंगे। यानी कि जितना आपको हेडिंग दिख रहा है सबके ऊपर 5-5 एमसीक्यू रहेंगे। वो सबसे सारे एमसीक्यू जो ऑप्शन रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप समझ गए स्ट्रेटेजी क्या रहेगा अपना। तो ऐसे क्या होगा, आपका पूरा एक एक पॉइंट आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वगैरह सब चीज़ देखेंगे, और उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे और थ्योरी भी देखेंगे, दोनों साथ में देखेंगे। तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप केवल थ्योरी पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप थ्योरी पढ़ेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। इसीलिए आप अगर ये सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखें, आपका स्वागत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चालू कर रहे हैं पार्ट नंबर 2, ठीक है, मिक्स एमसीक्यू का पार्ट नंबर 2, स्पेशल हेमेटोलॉजी का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। लिक्विड कंपोनेंट ब्लड का कौन सा है, ठीक है। सीरम है, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, या प्लाज्मा है। तो देखिए, जो बच्चे को सीरम और प्लाज्मा के बारे में अंतर नहीं पता होगा तो इसमें आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि अगर यार जो रेड ब्लड जो लिक्विड सब्सटेंस कौन सा है ब्लड का, तो सीरम है कि प्लाज्मा है, ठीक है। तो आप दोनों में कन्फ्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप हो सकता है बी भी मार दें, कोई ए भी मारेगा, बाकी बात इसको तो नहीं मारेगा क्योंकि ये सेल है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में आपको दिक्कत आ सकती है। तो देखिए सीधा सीधी मैंने इसको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, मैंने फ़ोटो ऐड किया है इसके अंदर। तो आप इसको एक बार क्विक रिवीजन मार लीजिए अगर मारना चाहें तो, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड से देखिए अपने पास क्या होता है, ये कितना होता है टोटल 55%, ठीक है। और ये कितना होता है सेलुलर एलिमेंट 45%, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीवी बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी बोलते हैं। और इसको हम लोग लिक्विड वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, लिक्विड वॉल्यूम इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑफ द आरबीसी, ऑफ द सेल्स, ब्लड सेल्स। तो ये चीज़ है। फिर ये हमारा जो 55% इसमें से है, तो उसमें ल्यूकोसाइट है, कुछ कुछ प्लेटलेट है, कुछ इरिथ्रोसाइट है, ठीक है। जिसमें से क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है इसमें से फाउंड एलिमेंट में 99% क्या है अपना इरिथ्रोसाइट्स है, ठीक है। और 1% में से ये दोनों चीज़ अपने आ जाता है, ठीक है। फिर फर्दर अगर आप ल्यूकोसाइट्स की बात करेंगे तो ल्यूकोसाइट्स में ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 चीज़ होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल, ठीक है। और ग्रेनुलोसाइट्स में 2 चीज़ होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है, तो प्लाज्मा के अंदर सारे चीज़ हो सकते हैं, नाइट्रोजिनस, अमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन के अंदर क्या होता है ये पूछा जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सा होता है।
तो एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोबुलिन, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, ठीक है। फिर कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, गैसेस भी होते हैं, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, तो आपका पूरा इसमें कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो कुछ बच्चे अगर सीरम मार रहे होंगे तो सीरम अलग चीज़ है। सीरम में क्या है, सीरम जब हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ब्लड, ठीक है, उसके बाद जब क्लॉट हो जाता है ब्लड, उसके बाद जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग सीरम। और बिना क्लोटेड ब्लड में अगर जो वाटरी लाइक सब्सटेंस होते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस आपको पता होना जरूरी है, तो आगे आएगा तो उसमें आपको सीरम और प्लाज्मा के अंदर डिफरेंस बताएंगे और अच्छे से चार्ट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको स्पेशल नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के आपको इस चैनल पे मिलेंगे, अलग यूनिक चीज़ मिलेंगे आपको, आप देखिएगा जाके प्ले लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि रेड ब्लड सेल का फंक्शंस क्या है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी फंक्शन है, ठीक है। फाइटिंग फाइटिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ना, ये आरबीसी का काम नहीं है, ठीक है। ये किसका काम है? ये काम है फाइटिंग करना, डब्ल्यूबीसी का काम है, ठीक है। इसका काम है ट्रांसपोर्टेशंस। ट्रांसपोर्टेशंस बहुत सारी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है ये। रेड ब्लड सेल क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा, अभी आगे आएगा फंक्शंस ऑफ ब्लड में, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है? क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ये किसका काम है? प्लेटलेट का है, तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर केवल रेड ब्लड सेल का नहीं है, होल ब्लड का है, ठीक है। पूरे ब्लड जो है वो क्या करते हैं? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करते हैं। तो कुछ मैंने फंक्शंस ऑफ ब्लड यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए डाल दिए हैं, तो इससे आपको ये चीज़ थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। न्यूट्रिशन सप्लाई, यानी कि ब्लड के अंदर से ही तो न्यूट्रिशन जाता है। मान लो आपने कुछ, आपके पास अगर ग्लूकोज है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास विटामिन्स हैं, तो विटामिन्स किसके अंदर घुल के जाता है? हर एक टिश्यूज़ के पास, तो ब्लड से ही घुल के जाता है, क्योंकि ब्लड के बिना तो कहीं ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो सकता। रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शंस यानी कि अपना जो रेस्पायरेशंस होता है, यानी कि रेस्पायरेशंस में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन एल्बुलाई के अंदर आता है, ठीक है, और फिर हमारे ब्लड के अंदर आते हैं, और ब्लड के अंदर में जो आरबीसीज होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको टिश्यू तक पहुंचाते हैं। तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस भी काम करता है ये, है ना। एक्सक्रेटरी फंक्शंस, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको बाहर निकाल देता है बॉडी से, है ना। ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम, एंजाइम और हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, ठीक है। रेगुलेटरी एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस का भी काम करेगा। रेगुलेटरी ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फंक्शन, कुछ कुछ चीज़ स्टोर भी रखता है, जैसे कि मान लीजिए आयरन हो गया, ठीक है, तो आयरन भी फेरेटिन के रूप में रहता है, ठीक है, कुछ कुछ, तो वो चीज़ स्टोरेज का काम भी करता है। फिर डिफेंसिव फंक्शन, यानी कि होल ब्लड की बात कर रहा है, तो डिफेंसिव फंक्शन कौन से काम करेगा? जो ब्लड सेल्स में जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? डिफेंसिव फंक्शन करेंगे। तो एक क्विक रिवीजन हो गया फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको इससे रिकवर हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर में क्या था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल की बात कर रहा है, ठीक है, रेड ब्लड सेल की, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये रेड ब्लड सेल की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, यानी कि सबसे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल कौन सा होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा होता है, मोनोसाइट होता है कि यूसिनोफिल होता है। तो ये चीज़ आपको नॉर्मल रेंज आप बचपन से पढ़ रखे होंगे, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ये, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है। अब कितना होता है वो चीज़ आपको मैंने यहाँ पे लेकर, यहाँ पे मैंने चार्ट डाल दिया हूँ, तो इससे क्या होगा आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा सभी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो क्या है देखो,
वाइट ब्लड सेल्स टोटल कितना होता है, तो 4 से 11,000, ठीक है, 4 से 11,000 पर माइक्रोलीटर, ये चीज़ याद रखना है, 4 से 11,000 पर आने की पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ये चीज़ है। यहाँ पे यूनिट दूसरा दिया हुआ है, अगर ये भी यूनिट आवे, ठीक है, 4.0 से 11.0 इंटू 10⁹ पर लीटर, तो ये आपको ये भी चीज़ अगर ध्यान रख पाओ तो ये भी रख सकते हैं, लेकिन आपको वो पर माइक्रोलीटर वाला 4 से 11,000 वाला, क्योंकि वो मोस्ट पॉपुलर है, तो वो चीज़ आपको याद रखना है उसका यूनिट, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल कितना होता है, 40 से 80% लिखा है, लेकिन 40 से 70%, 40 से इसके अप्रॉक्स में रहता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स कितने रहते हैं, 20 से 40%। मोनोसाइट्स कितने रहते हैं, 2 से 10 हो सकते हैं। यूसिनोफिल कितने हो सकते हैं, 1 से 6 हो सकता है। और बेसोफिल 0 से 2, ठीक है। तो 0 पॉइंट यानी कि आधा से, मतलब 1 से 2 के बीच में ही रहेगा, वो ज़्यादा नहीं रहता है बेसोफिल। तो सबसे पूछा जाता है, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे कम कौन सा सेल पाया जाता है, ठीक है। तो बेसोफिल सबसे कम पाया जाता है। किसी बच्चे को यूसिनोफिल और बेसोफिल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, बी, ठीक है। एन आया, फिर ये सब आया, ठीक है, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में कौन सा आ रहा है, बी, तो उसको सबसे आप नीचे रख दो, ठीक है। ABCD में क्या आता है, ए के बाद बी आता है, तो बी को आप सबसे नीचे रख दो। और अपने को मालूम है कि 0 से 2-1 तक क्या रहता है, हमारा बेसोफिल रहता है। 1 से 2% क्या रहता है, बेसोफिल रहता है। तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगा इजीली तरीके से। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूट्रोफिल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन एडल्ट। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कितना होता है, तो 4 से 11,000 पर mm³, ठीक है। mm³, इसका यूनिट mm³ था, सॉरी मैंने माइक्रोलीटर पर वो बोल दिया, तो mm³ है, ठीक है, mm³। तो ये चीज़ भी हो सकता है और माइक्रोलीटर भी हो सकता है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा एक बार इसका यूनिट में, ठीक है, क्या है, लेकिन यहाँ पे ये यूनिट है तो ये भी हो सकता है mm³, ठीक है, 4 से 11,000 mm³। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको लेकर के आया हूँ। देखिए ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बात आया WBC की नॉर्मल रेंज के बारे में, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्या होता है। अगर इंक्रीज होगा WBC काउंट तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। अगर ल्यूकोपिनिया का मतलब क्या होगा, डिक्रीज WBC काउंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ल्यूकोपेनिया। जहाँ पे पेनिया रहेगा उसमें उसका मतलब होता है कम, ठीक है। एक तीसरा होता है न्यूट्रोफिलिया, तो न्यूट्रोफिलिया का मतलब आपको पता होना चाहिए, इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और न्यूट्रोफिल इंक्रीज किस कंडीशन में होता है, तो ये चीज़ याद रखना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है न्यूट्रोफिल इंक्रीज, ठीक है। और फिर अभी आपको और आएगा यहाँ पे, ठीक है। और न्यूट्रोपिनिया कब होता है, न्यूट्रोपिनिया किसको बोलता है, जब डिक्रीज हो जाता है न्यूट्रोफिल का डिक्रीज हो जाता है तो न्यूट्रोपिनिया बोलते हैं। पिनिया जहाँ पे आएगा वहाँ पे डिक्रीज का मतलब करेंगे, उसका मतलब डिक्रीज होता है। तो ये भी इन्फेक्शन रिस्क हो सकता है, अगर कम हो गया तो इन्फेक्शन से रिस्क हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ हो। लेकिन अगर इंक्रीज न्यूट्रोफिल पूछा है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन मारना है, ये क्वेश्चन आता है। किस तरह से आता है मैं आपको भी समझाता हूँ। जैसे कि लिम्फोसाइटोसिस, इंक्रीज अगर लिम्फोसाइट्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है। तो इसमें वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइटोसिस कंडीशन देखे जाते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिलिया देखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें भी इंक्रीज हो जाता है न्यूट्रोफिल और इसमें हो जाता है इंक्रीज लिम्फोसाइट। तो ये चीज़ आपको की पॉइंट याद रखना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन मतलब WBC इंक्रीज होगा, लिम्फोसाइट इंक्रीज होगा, और जब किसी पेशेंट्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वो वहाँ पे न्यूट्रोफिल इंक्रीज ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये 2 पॉइंट है, तो वो चीज़ आपको याद रखना है। क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। लिम्फोपिनिया मतलब लिम्फोसाइट्स का डिक्रीज हो जाना, ठीक है। ये किस कंडीशन में होता है, तो इम्यूनो डेफिशिएंसी,
अगर इम्यूनो डेफिशिएंसी है यानी कि आपका इम्यूनिटी कमज़ोर है तो क्या हो सकता है कि डब्ल्यूबीसी का लेवल जो है सो आने कि लिम्फोसाइट्स का लेवल कम हो सकता है बॉडी के अंदर। तो ये जो की पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि इसमें मैंने यहाँ पे इसीलिए स्पेशल इसको लेकर के आया हूँ, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। यूसिनोफिलिया किसको बोलते हैं? जब इंक्रीज हो जाता है यूसिनोफिल तो उसको क्या बोलेंगे? यूसिनोफिलिया। ये किस कंडीशन में होता है? तो एलर्जिक रिएक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में होगा, ठीक है, यूसिनोफिलिया। उसके बाद क्या होगा? मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज मोनोसाइट्स किस कंडीशंस में? क्रोनिक इन्फेक्शंस में। बहुत टाइम, लंबा टाइम से अगर किसी को डिजीज है तब मोनोसाइट्स का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्टिंग स्टेज में है तो न्यूट्रोफिल बढ़ेगा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स बढ़ेगा अगर वायरल इन्फेक्शन है, और लिम्फोसाइट्स डिक्रीज हो जाएगा अगर उसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा? इसमें से कौन सा कंपोनेंट प्लाज्मा का नहीं है? ठीक है, कौन सा मतलब प्लाज्मा के कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। वाटर तो होता है, वाटर कितना % होता है तो वो चीज़ अभी आपको हम बताएंगे। यहाँ पे मैं इसको चार्ट लेकर के आया हूँ, सॉरी चार्ट उसमें नीचे है थोड़ा सा, ठीक है। मैं यहीं पे क्विक रिवीजन करा देता हूँ खुद से। देखिए वाटर कितना % होता है? पहले तो हमारे पास सेल जो होते हैं 100% में से सेल कितने होते हैं? 45%। और प्लाज्मा कितने होते हैं? 55%। अब ये 55% में से, ठीक है, इसको 100% मान के चलेंगे तो प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होता है वो 90% क्या रहता है? वाटर रहता है, ठीक है। 90% वाटर रहता है और 8% प्रोटीन रहते हैं, बाकी बात मिनरल्स वगैरह 2-3% वो चीज़ रहते हैं, ठीक है। तो 8% क्या रहते हैं? प्रोटीन वगैरह रहते हैं। अभी इसका नॉर्मल रेंज पूरा आपको चार्ट में मिलेगा, आगे है क्वेश्चन तो इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा। तो देखिए वाटर तो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट रहेगा, प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन प्लेटलेट, प्लेटलेट प्लाज्मा का कंपोनेंट है, ठीक है। प्लेटलेट क्या है? होल ब्लड सेल्स का मतलब ब्लड सेल्स का कंपोनेंट है ये, ठीक है। ब्लड सेल्स का कंपोनेंट है, प्लाज्मा का कंपोनेंट नहीं है। प्लाज्मा के अंदर ये सब चीज़ आते हैं। ये हमारा ये हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम का कंपोनेंट है, पीसीवी का कंपोनेंट है प्लेटलेट, ना कि अपना प्लाज्मा का कंपोनेंट है। तो ये चीज़ याद रखेंगे तो इसका आंसर प्लेटलेट हो जाएगा। अब देखिए फंक्शंस ऑफ ब्लड के ऊपर हमारा 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें क्या था? अभी आपने जो 5 क्वेश्चन देखा वो किसके बेस पे था? ठीक है, ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन के बेस पे था। क्या कंपोजिशन है, तो वो चीज़ आपको पूरा क्लियर हो गया। अभी ये क्योंकि आपने पढ़ रखे होंगे ये टॉपिक तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन आप एक सिस्टमिक वाइज से पढ़ते चलिए, आपको धीरे धीरे लेवल हाई मिलेगा मेरे चैनल पे। तो कुछ कुछ बच्चे को ये सब चीज़ टर्मिनोलॉजी नहीं आ रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन न्यूट्रोफिलिया पढ़ते हैं, तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ब्लड के ऊपर हम लोग बात करेंगे 5 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ब्लड? प्राइमरी फंक्शंस कौन सा है ब्लड का, ठीक है। तो कौन कौन सा है? तो आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस, ये भी फंक्शन है, ठीक है। फाइटिंग, ये भी WBC का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ब्लड का फंक्शन पूछा है, किसी पार्टिकुलर सेल्स का फंक्शन नहीं पूछा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे RBC सेल बोल देता, अगर यहाँ पे ब्लड में RBC बोल देता तो फिर आंसर अलग हो जाता, WBC बोल देता तो आंसर अलग हो जाता। तो आप क्वेश्चन को सही से पढ़ना सीखेंगे पहले, ठीक है, तो आपका ये सब एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी में होता है। बच्चे को क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, मार के आ जाते हैं, ब्लड का फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन मार के आ गए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये किसका फंक्शंस है? ये हमारा RBC का फंक्शन है। फाइटिंग वो भी किसका फंक्शन है? WBC का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है? क्लोट प्लेटलेट का फंक्शन है। तो ब्लड का फंक्शन पूछा है तो ब्लड के अंदर ये तीनों चीज़ आता है, तो इसको ऑल ऑफ द एबव एप्सन, मतलब करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। फिर वही फंक्शन है, मैंने फंक्शन पिछले उसमें भी चर्चा किया था, तो आप फंक्शंस को देख सकते हैं एक बार,
ठीक है, बाकी बात इसको दोबारा हम टाइम पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो है सो व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड द मेंटेनिंग ब्लड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन देखिए कैसे करेगा। ब्लड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द बॉडी एंड रिलीज इन द इन्वायरमेंट। क्या ब्लड हीट को क्या एब्जॉर्ब करके क्या इन्वायरमेंट में छोड़ता है? क्या नहीं छोड़ता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ता है, कहाँ पे छोड़ता है अभी मैं बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन है ब्लड ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम द कोर ऑफ द बॉडी टू द स्किन ऑफ डिस्प्लेशन। ये चीज़ आपको, ये आंसर सही है इसका। ठीक है, ये आंसर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत सही है, तो इसको आप ऐसे मार्किंग करके रख लें। लेकिन हाँ, पूरा ऑप्शन को पढ़ें पहले, फिर आप कुछ भी डिसीजन लें। ठीक है, क्या है, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लड वेसल्स टू कर्व्स, मतलब कंसीव हीट। ब्लड उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाता है। हाँ, फंक्शंस है ब्लड का, स्पेसिफिक फंक्शन, लेकिन हीट से रिलेटेड नहीं है, वो चीज़ अलग चीज़ है। ब्लड प्रेशर वगैरह चीज़ से ये रिलेशन है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, तो हीट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, ब्लड डायलेट्स द ब्लड वेसल्स टू रिलीज हीट। मतलब कि ये जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं और उससे हीट को बाहर फेंक देते हैं, तो ये भी चीज़ नहीं है। ये सब सिर्फ ये दोनों जो ऑप्शन है ये ब्लड बीपी को जो मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो गया। इसका मतलब ये है कि ब्लड क्या करता है, हीट को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द कोर ऑफ द बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी पार्ट से ब्लड को जो हीट रहता है बॉडी का, जब हमारा हीट बढ़ जाता है तो वो स्किन तक पहुंचा देता है और स्किन अपना फर्दर मैकेनिज्म करता है। तो वो मैकेनिज्म कैसे करता है, थोड़ा सा आप क्विक रिवीजन कर लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, तो उससे आपको पूरा क्लियरली पता चल जाएगा। देखिए अभी क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक रिसेप्टर होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास। ठीक है, वो रिसेप्टर को पता, मतलब ये रिसेप्टर के थ्रू से हाइपोथैलेमस को पता चलेगा, ठीक है, कि बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है। फिर ये क्या करेगा, स्किन के पास इम्पल्स भेजेगा कि ठीक है कि आप बॉडी को टेम्परेचर को कम कीजिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्किन इसका जब बात सुन लेता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड का, ठीक है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज स्वेटिंग कर देता है। स्वेटिंग मतलब पसीना निकालना स्टार्ट कर देता है। फिर जब पसीना स्टार्ट कर देता है तो क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर नीचे होने लगता है। ठीक है, फिर फाइनली ये नॉर्मल तक आ जाता है। फिर अगर कभी यहाँ पे अगर डिक्रीज हुआ बॉडी का टेम्परेचर, तो भी क्या करता है, हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, स्किन को इम्पल्स भेजता है कि आप जो है सो स्किन को सुकड़ाइए, यानी कि शिवरिंग करवाइए। कपकपाना होता है ना, जैसे अपने को बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है तो अपना स्किन ऑटोमेटिकली कपकपाना लगता है। ठीक है, कपकपाना मतलब शिवरिंग हो जाना। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एनर्जी का जो हमारा हीट पैदा होता है बॉडी के अंदर, फिर हमारा जो ठंडा लगने लगता है, मतलब वो ठंडा फिर ख़त्म हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए क्योंकि फीवर में क्या होता है, फीवर में बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कभी कभी कम हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली में हम लोग को बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है कभी कभी, तो वो उसमें क्या होगा, कपकपाहट आएगा। और जिसको कपकपाहट नहीं आ रहा है उस तरह के फीवर हैं। एक्चुअली फीवर बहुत तरह के होते हैं, तो वो चीज़ आप नर्सिंग में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो ये कुछ सिंपल सा मैकेनिज्म था, तो आप इसको एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। अगर हम लोग एक एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं तो उससे पूरा क्लियर करेंगे हम लोग, तो आपको फिर से दोबारा ये सब टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ब्लड हेल्प्स रेगुलेट द पीएच ऑफ द बॉडी। ब्लड का पीएच कैसे रेगुलेट करता है, ब्लड का मतलब बॉडी का पीएच कैसे रेगुलेट करता है ब्लड, तो वो चीज़ है। तो ये किसे करता है, बाय द बफरिंग सिस्टम, बफरिंग एसिड एंड बेस। ठीक है, क्योंकि ये इससे पीएच से रिलेट कर रहा है। हालांकि ये भी करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी लंग्स वगैरह, ये भी पीएच को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है,
ये भी करता है, लेकिन मोस्ट क्या है, इसका मैकेनिज्म पूछा है, कैसे करता है। कौन करता है वो नहीं पूछा, कैसे करता है। ठीक है, तो वो कैसे करता है, बाय द बफरिंग एसिड बेस। ये सब सारे उसके कंपोनेंट है। ठीक है, इससे भी होता है ब्लड का पीएच, लेकिन यहाँ पूछा है कैसे करता है, तो बफरिंग करता है। ये सब सब बफरिंग सिस्टम का पार्ट है एक तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड इन द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में ब्लड का क्या रोल है। तो देखिए क्या रोल है, ब्लड ट्रांसपोर्ट वाइट ब्लड सेल टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। सही बात है, ब्लड से ही तो WBC का ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि वो ब्लड ही है। ठीक है, तो उसी से होगा। ब्लड प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मतलब करता है प्रोड्यूस। ठीक है, कौन करता है, तो B सेल क्या करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और T सेल क्या करता है, इसको एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, T हेल्पर सेल, है ना। जब इम्यूनोलॉजी आएगा तो उसके अंदर सारी चीज़ आपका अच्छे से डिस्कस होगा। मैं यहाँ पे क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, ब्लड रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, यानी कि टॉक्सिन्स को भी किडनी तक पहुँचाने का काम करता है ब्लड। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ द ऑप्शन एबव ऑप्शन हो जाएगा। कुछ देखिए यहाँ पे कुछ WBC के बारे में यहाँ दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। WBC क्या करता है, डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन, ये चीज़ आपको मालूम है। एंटीबॉडी का भी प्रोडक्शंस करता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, सर्कुलेट टू न्यूट्रलाइज और मार्क पैथोजन टू फॉर डिस्ट्रक्शन। एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का भी काम करता है, साइटोकाइनेसिस भी काम करता है, और प्लेटलेट भी क्या करता है, कुछ काम चीज। ठीक है, ये क्या करता है, इम्यून रेगुलेशंस करने का काम करता है। ठीक है, असिस्ट द टिश्यू रिपेयर एंड इम्यून रेगुलेशन। ये चीज़ आपको जब फर्दर टॉपिक आएगा तो उसके अंदर आपको क्लियरली समझ आएगा। एक ही टॉपिक में आपको सारा चीज़ नहीं समझा सकते हैं, लेकिन आपको इससे ओवरव्यू मिल जा रहा है कि क्या क्या आपने को पढ़ना है। ठीक है, बाकी बात हम जो प्रीवियस क्वेश्चन का MCQ है, तो उसके MCQ को हम क्या करेंगे, MCQ को उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको मैं पढ़ाऊँगा। केवल MCQ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसका मैं पूरा आपको विवरण बताऊंगा। ठीक है, तो उससे होगा आपके उस टॉपिक से अगर कुछ क्वेश्चन और बनने के लायक होंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शंस ऑफ ब्लड। कौन सा इसमें से ब्लड का फंक्शन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन है, रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करता है ब्लड ही। ठीक है, प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को, ये चीज़ नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, मैंने बताया ये कैसे रेगुलेट करता है ब्लड। ठीक है, तो C नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नोट पूछा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोडक्शन कौन करता है, वो चीज़ अलग अलग है, वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहें डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्लो चार्ट के थ्रू से आपको बताए हैं, तो इससे आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी डाइजेस्टिव एंजाइम इतने तरह के होते हैं। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए कौन कौन सा होता है, एक सलेवरी अमाइलेज होता है, एक पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है और एक माल्टेज होता है। ठीक है, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, तो ये सलेवरी अमाइलेज सलेवरी ग्लैंड से होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज पेनक्रियाज से होता है, और माल्टेज जो होता है वो इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और कहाँ पे जा कर के वो अटैक करता है, तो वो यहाँ पे मतलब कहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, साइट ऑफ रिलीज, तो वो माउथ में होता है, ये इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, पेनक्रियाज के थ्रू से इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, और ये भी हमारा इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, बाकी बात इसका पीएच है, अगर याद रखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रोटीन के लिए कुछ एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टाइडेज। तो ये चीज़ आपको अभी थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लें, आपका माइंड में आ जाएगा ना, तो आपको सारे चीज़ यहाँ से क्लियर होते चलेंगे, बहुत चीज़ समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए कौन से एंजाइम होते हैं, तो एक न्यूक्लिएज होते हैं और एक न्यूक्लियोसाइडेज होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फैट के लिए कौन सा होता है एंजाइम, तो एक लाइपेज होता है, जो कि पेनक्रियास से सीक्रेट होता है। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और आपको एक बार अच्छे से इसको देखना है।
अब सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड है टॉपिक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ आपको हम कवर करवाएंगे एक एक करके, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा लगेगा और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बताएं कि सर आप हमको नोट्स चाहिए, मैं आपको एज इट इज़ आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार, क्योंकि उससे हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और लाइक भी कर दें और कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा हमको पढ़ने में, मैं रिप्लाई भी दूंगा आपका कमेंट का।